शुभाशीष। हम लोग अभी अभिव्यक्ति और माध्यम के पत्रकारिता के विविध आयाम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको समाचार क्या है, पत्रकारिता, समाचार क्या है, समाचार के तत्व और उन तत्वों का विस्तृत विवेचन किया। और अगली कड़ी में हम आपके साथ चर्चा करते हैं संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता का एक अंग है संपादन के सिद्धांत। जहाँ समाचारों का संकलन होता है तो संकलन के बाद उसका संपादन किया जाता है। तो संपादन के लिए भी कुछ ना कुछ नए सिद्धांत बना लेना चाहिए। न किसी आधार पर कौन सा समाचार कहाँ कैसे क्या दिया जाना है, किन आधारों पर उसका संपादन किया जाए, किन बिंदुओं के आधार पर संपादन किया जाए, तो ये संपादन के सिद्धांत तय किए हैं। वो संपादन के सिद्धांत हैं तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 सिद्धांत हैं। तथ्यों की शुद्धता नंबर 1, वस्तुपरकता नंबर 2, निष्पक्षता नंबर 3, संतुलन नंबर 4 और स्रोत नंबर 5। तो अब हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, एक एक सिद्धांत को लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने आपको सिद्धांत बता दिए हैं कि पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल भी हैं। इन्हें पत्रकारिता के आदर्श भी कहा जा सकता है, इन्हें पत्रकारिता के मूल भी कहा जा सकता है। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए या आवश्यक है। वो क्या है? तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी जिसे बोलते हैं, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। स्रोत में सोर्स, कहाँ से आया समाचार, समझ में आया? तो ये पत्रकारिता के सिद्धांत हैं। अब हम लोग इन पर विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहला है तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, एक्यूरेसी। जो तथ्य हमको मिले समाचार के लिए, वे कितने शुद्ध हैं, स्पष्ट हैं, प्रमाणिक हैं, ये तय कर लेना बहुत आवश्यक है। किसी भी घटना के उसे सिद्ध करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए वे तथ्य प्रमाणिक हैं अथवा नहीं, इसको बिना जाने यदि हम किसी भी घटना का समाचार पत्र में या किसी न्यूज़ चैनल में प्रसारित कर देते हैं, तो जब उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उठेगा, उसका उत्तर देना कठिन हो जाता है। इसीलिए तथ्यों की शुद्धता बहुत आवश्यक है संपादन के सिद्धांत में। एक बहुत अच्छी कहानी दी है इन्होंने, तथ्य बनाम सत्य। 6 अंधे और एक हाथी। आपने 6 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी। यह भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फ़र्क को काफ़ी अच्छे ढंग से उजागर करती है। तथ्य क्या है और सत्यता क्या है, इसको उजागर करती है। कैसे? देखिए, 6 अंधों में बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा होता है, और फिर उन्होंने इस बहस को ख़त्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर यह तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, यह तो दीवार की तरह है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ तो वो बोलता, अरे हाथी तो तलवार की तरह होता है। नहीं, यह तलवार की तरह है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई, उसने कहा, यह तो सांप की तरह है।
चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया, तुम पागल हो, यह पेड़ की तरह है। पांचवें के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफ़ो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी की तरह का नहीं है होता, यह तो एक रस्सी की तरह है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे, हर एक अपने तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी सच्ची छवि पर अडिग था। जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा हाथी को कहा। लेकिन क्या हाथी पूंछ की तरह है? क्या रस्सी की तरह है? क्या हाथी सांप की तरह है? क्या हाथी तलवार की तरह है? क्या हाथी दीवार की तरह? नहीं। लेकिन वो जो कह रहे थे वो भी सत्य था। उन्हें लगा, उन्होंने केवल सूंड ही पकड़ी तो वह सूंड को ही हाथी मान रहे थे। लेकिन क्या सूंड को हाथी कहा जा सकता है? और सूंड को वह सूंड न कहकर उसको क्या कह रहे थे? सर्प की तरह है, अजगर सर्प की तरह है। उनकी दृष्टि में ठीक है, उन्होंने कान पंखे की तरह होते हैं तो उन्होंने पंखा समझ लिया उसको। लेकिन क्या सत्यता थी वो? क्या प्रमाणिक है? क्या उसके आधार पर हाथी की वास्तविकता को सिद्ध किया जा सकता है? क्या हाथी को पंखे की तरह कहा जा सकता है? क्या हाथी को तलवार की तरह कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। तो यही प्रमाणिकता चाहिए कि आप केवल सुने सुनाए विचारों पर किसी भी घटना को समाचार का रूप ना दें, उसको सोच लें, समझ लें, विचार लें। यही संपादन है। और स्वयं भी संपादक को भी चाहिए संवाददाता के माध्यम से जो जिस घटना का जो भी तथ्य सामने आए हैं उसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध कर लेनी चाहिए। तो तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकार, अब आते हैं हम अपने, एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों में की दुनिया में रहता है। उसके दिमाग में जिस सत्य की जो भी, जिस घटना की है, जिस सत्य की जो भी छवि है वो उसी को बैठाया रहता है, यथार्थ में नहीं जीता है। उसकी छवियों में, उसके रूपों में, उसकी फ़ोटो में, उसके चित्रों में जीता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। किसी ने कह दिया, अरे वहाँ तो बहुत भीड़ थी, वहाँ 5 आदमी एक आदमी को मारे डाल रहे थे। अब हमारे दिमाग में वो कल्पना आ गई, भीड़ खड़ी हुई है, 5 आदमी एक आदमी को पीट रहे, और हमारे मन में छवि बन गई। अब हमने उस घटना की जो छवि बनाई वो हमारे मस्तिष्क में आ गई। जब उसको पढ़ते हैं तो अलग लगता, अरे हमें तो ऐसा बताया गया था। ये भी पूर्वाग्रहता भी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में हाथी पंखे की तरह दिखाई दे रहा है, बना हुआ है। उसके दिमाग में हाथी सांप की तरह बसा हुआ है। वो मानेगा नहीं कि हाथी इन सबको मिलाकर सांप बना हुआ है। पूंछ, दांत, पेट, पीठ, अर्थात एक पूरा शरीर है, और उस शरीर को छूने के कारण वे उसको अपनी कल्पना में खो रहे हैं। तो मनुष्य किस में जीता है? यथार्थ की छवियों में जीता है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। आज हम लोग भी जैसी घटनाएं हमको बताती जाती हैं समाचारों के माध्यम से, हम उसी को मान लेते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं कि भाई वहाँ हवाई जहाज़ क्रैश हुआ और उसमें जो है 40 लोग मर गए हों, कहो 150, लेकिन वो बता रहे हैं 440। उस दुर्घटना में इतने लोग मरे, हमने मान लिया कि हाथ में, क्योंकि हम संचार माध्यमों की छवियों की दुनिया में रहते हैं। जो सब वो बताते हैं हम उसको सत्य मान लेते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात हम किसी भी यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जिन तथ्यों में उसकी पूर्णता का जो तथ्य उसकी पूर्णता का प्रतिनिधित्व कर रहे हों।
अर्थात हाथी की पूर्णता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, किसी भी घटना की पूर्णता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ऐसा ही हमको समाचार, ऐसे ही हमको तथ्य लेने चाहिए। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित, चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। अब समाचार में आवश्यक नहीं कि सारे तथ्य स्पष्ट मिल जाएं, जो उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर ही हम समाचारों का संपादन कर लेते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, आज पत्रकारिता में ये घटनाएं हो रही हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, स्पष्ट नहीं दिखाते। जिस चीज़ को छिपाना है या किसी उच्च वर्ग के लोगों का नुकसान हो रहा है तो वे तथ्यों को छिपा भी जाते हैं। तो तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहिए, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। जो जैसा तथ्य है वैसा ही स्पष्ट करना चाहिए। ये तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी मैंने सुनाई, तो वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा हो तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। हाथी काम को हाथी न समझने वाला तथ्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वे तथ्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले होना चाहिए। अब अगला है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता में क्या है? दूसरा नंबर कि वस्तुपरकता की तथ्यपरकता को आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफ़ी समानता भी है, लेकिन सब एक दूसरे से अन्योन्या से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। वस्तुपरकता में उसके देखने की दृष्टि कैसी है। अलग अलग लोगों के दिमाग में किसी भी घटना की अलग अलग छवि बसी होती है, वो उसी तरह से देखते हैं, क्योंकि मनुष्यों के अपने अपने अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। तो किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियाँ समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है, और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। जैसे बताया कि जयनारायण विद्या मंदिर कोई मिला कि जयनारायण विद्या मंदिर ऐसा है, उसमें ये है वो है आदि आदि, और जब वह आता है और उसे वैसा नहीं मिलता है तो उसे लगता है उसने तो ऐसा बताया था। तो उसके दिमाग में वो छवि बसी हुई थी, वो छवि के आधार पर देखना चाहता है उस समाचार को, उस घटना को अपनी बची हुई छवि के आधार पर देखना चाहता है। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौक़ों पर इस तरह की छवियाँ वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। क्या चीज़? अपने तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। जो समाचार का संपादन कर रहा है उसके दिमाग में यदि किसी की छवि जो बची हुई है
और समाचार में कुछ आया है तो ऐसा ना हो कि वो उसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी आधार पर अपनी जो मस्तिष्क में छवि या विचार उसके विषय में बसा हुआ है वैसा उसका स्वरूप बना दे, वैसा समाचार बना दे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जैसा है यथार्थ है उसको यथार्थ के रूप में ही दिखाना चाहिए। और किसी वैसे यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी, इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। पूर्वाग्रह जो हमारे मस्तिष्क में पहले से छवि बसी हुई है तो हम वैसा ही देखना चाहते हैं उसे, तो जब वैसा नहीं मिल पाता है तो उस समाचार को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होती है। लेकिन संपादक की व्यवस्था है वो सभी के दृष्टिकोणों को एक साथ किसी भी समाचार में नहीं ला सकता है, लेकिन सामंजस्य बना सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगला आता है निष्पक्षता। ये सबसे बड़ी बात है, निष्पक्षता, फेयरनेस। एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर किसी घटना के स्वरूप को बदल नहीं देना चाहिए। दो गुटों में युद्ध हुआ, दो वर्गों में चलिए आप और जब समाचार एक पक्षीय हो जाएगा तो क्या होगा? ये निष्पक्षता या फेयरनेस नहीं होगी। इसलिए संपादन के साथ निष्पक्षता भी होनी चाहिए। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मामलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही न्याय के साथ होनी चाहिए, सही न्याय के साथ होनी चाहिए। तो ये निष्पक्षता, पत्रकार को निष्पक्ष भी होना चाहिए। किसी एक पक्ष, एक वर्ग के विषय को लेकर उसे अपना समाचार का संपादन नहीं करना चाहिए। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा। वैसे मेरी दृष्टि में आज मीडिया केवल दलाली का काम कर रही है और वह किसी को भी बहुत ऊंचा उठा देती है और किसी को बिल्कुल ऐसे निगलेक्ट कर देती है, उपेक्षित कर देती है, जो वास्तव में जिसको सम्मान या यश का पात्र मिलना चाहिए, यश का भागीदार होना चाहिए। क्योंकि मीडिया भी व्यापारी हो गई है। उसके व्यापार में जहाँ लाभ होता है वह वही कार्य करती है। हाँ, 10-15%, 20%, 25% निष्पक्ष है आज की मीडिया, इससे ज़्यादा निष्पक्ष नहीं है। और जो भी समाचार संवाददाता या समाचार संपादक निष्पक्ष काम करना चाहता है, तो जो समाचार संगठक होते हैं, समाचार पत्र के या न्यूज़ चैनल के मालिक होते हैं, वे उसकी निष्पक्षता को सम्मान न देकर उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। तो संपादकों को भी मजबूरी होती है कि वे अपने मालिक के अनुसार ही समाचारों का प्रसारण करते हैं या प्रकाशन करते हैं। तीसरा है संतुलन। ये भी बहुत आवश्यक है। ये सब जितने भी सिद्धांत हैं वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ वस्तुपरकता है, जहाँ तथ्यों की शुद्धता है, वहीं वस्तुपरकता भी एक दूसरे से जुड़ी है, निष्पक्षता और इसके बाद संतुलन।
संतुलन क्या है कि निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। और आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हैं। आज अनेक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां पर विविध संप्रदायों, विविध धर्मों, विविध वर्गों के, विविध जातियों के बीच जब संघर्ष होता है, तो सांप्रदायिकता का जब युद्ध होता है, सांप्रदायिकता को लेकर कोई घटना घटित होती है, तो मीडिया निष्पक्ष होने का प्रयास करते हुए भी निष्पक्ष हो नहीं पाती और वह अपने संतुलन को बना नहीं पाती है। हाँ, मीडिया को यदि संरक्षण मिल जाता है थोड़ा भी सरकार का या किसी बड़े व्यक्तित्व का, तो कुछ कि हाँ भाई उसके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, उसे कोई परेशान नहीं करेगा, तो वो कुछ हद तक सत्य बोलने का या अपने संतुलन बनाए रखती है और वह सत्यता को दिखाने का प्रयास करती है। अर्थात वो किसी एक ओर नहीं झुकती, किसी के दबाव में नहीं झुकती। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि संबद्ध पक्षों की बात समाचार अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। अर्थात जैसा समाचार को वजन मिलना चाहिए, जिस समाचार की जो भी स्पष्टता है उसमें अपने आप को किसी की ओर अधिक प्रभावी, मान लीजिए मैं भाजपाई हूँ और मैं पत्रकार हूँ, तो मैं केवल भाजपा का पक्ष लेकर और ये भूल जाऊँ कि नहीं हमको अपने संतुलन रखना, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, और हमने अपने पक्ष की बात को रख दिया और दूसरे पक्ष की बात को बिना विचारे, बिना सोचे उसको उपेक्षित कर दिया, तो ये हमारा संतुलन मैंने खो दिया, अपने विचारों का संतुलन मैंने खोया। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। जब किसी पर दोषारोपण हो रहा हो तो उसके हर पहलू की ओर समाचार को अवलोकन करना चाहिए। केवल एक पक्षीय निर्णय लेकर, एक पक्षीय बात को लेकर हम किसी पर दोषारोपण करते हैं तो चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। पत्रकारिता एक चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। किसी पर दोषारोपण करना वास्तव में हमारा है चरित्र हनन ही है। हमने उसके चरित्र को उछालने का प्रयास किया है, तो उसके सारे पहलुओं को देखना, ये हमको संतुलन रखना है। हम भावावेश में या हम क्रोधावेश में आकर कोई निर्णय या कोई समाचार नहीं संपादित कर सकते हैं। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष के पक्के सबूत नहीं हो, उनका सही साबित होना काफ़ी संदिग्ध हो। लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे विकास दुबे जैसा कांड हुआ, उसे यदि थोड़ा भी मौका मिल जाता तो मीडिया क्या, यहाँ का सारा अधिकारी बिक गया होता और वो बच जाता। इसलिए ऐसे अवसरों पर संतुलन की आवश्यकता नहीं है। उसके विषय में जो सत्य तथ्य मिले हैं, जो उसकी क्रूरताएँ रही हैं, उनको स्पष्ट दिखाना चाहिए। ये मीडिया का काम है। तो संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता है। अगला, स्रोत। संतुलन के बाद आता है स्रोत, जो आखिरी अंतिम है। समाचार का स्रोत क्या है? देखिए, समाचार का संवाददाता, चाहे वो टीवी का हो, चाहे अखबार का संवाददाता हो, आवश्यक हमेशा हर घटना के समय उपस्थित नहीं रह सकता। घटना हो चुकी और जब वो पहुंचा तो अब उसको स्रोत, वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनसे ही तो घटना की जानकारी लेगा। उनसे पूछेगा, 4 लोगों से पूछेगा, 5 लोगों से पूछेगा। और जब संपादक के पास जो समाचार आएगा वो कैसा होना चाहिए? जो स्रोत होना चाहिए वो प्रमाणिक होना चाहिए। समाचार एजेंसियों या स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों से ही प्राप्त समाचारों को ही
वो अपना समाचार का स्रोत माने, अन्यथा किसी के कहने मात्र से कोई समाचार संपादित कर दिया जाए तो वो अखबार की लोकप्रियता को घटा सकता है। तो समाचार का जो स्रोत है, और सबके अपने अपने हर समाचार न्यूज़ चैनल के, समाचार पत्र के अपने अपने स्रोत होते हैं और वो उन पर विश्वास करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरा स्रोत है, चाहे वो संवाददाता हो, न्यूज़ चैनल का संवाददाता हो, समाचार पत्र का संवाददाता हो, या अन्य कोई समाचार एजेंसियां हैं, वो अधिकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनसे लिए समाचार तो लिए जाने चाहिए। अन्यथा हर व्यक्ति के समाचारों को लेकर उसका संपादन करके प्रकाशन में या प्रसारण में स्थान देना, ये समाचार न्यूज़ चैनल या समाचार पत्र के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए स्रोत कैसा होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए। इन समाचारों में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचना एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं या रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। एक संपादक अपने भी समाचार स्रोतों को भेजता है, क्योंकि उसे संपादन करने से पहले ये सिद्ध करना होता है या प्रमाणित करना होता है कि ये तथ्य सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अन्यथा समाचार एक बार प्रकाशित होने के बाद यदि उसमें कोई त्रुटि होती है या वह प्रमाणित नहीं होता है तो उस अखबार पर मानहानि का दावा भी किया जा सकता है। समाचार की उस समाचार पत्र की साख पर बट्टा भी लग सकता है, समाचार की लोकप्रियता भी घट सकती है। तो समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो, उसके पास अधिकार हो। किसी ने ऐतिहासिक कोई घटना हमारे पास आई और इतिहास का वह वेत्ता नहीं है, इतिहास का जानकार नहीं है, और उसने सूचना दे दी कि इतिहास के उस सन में ऐसा हुआ, और वह उसको प्रमाणित नहीं कर पाया और आपने प्रकाशित कर दिया। जब कोई बात आई और प्रमाणित नहीं कर पाए तो उस समाचार की लोकप्रियता में कमी आ सकती है, या वह समाचार अपने आप में अधूरा सा होगा या अपूर्ण सा कहलाएगा। कुछ जानकारियाँ बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसी ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। किसी भी समाचार का स्रोत स्पष्ट होना चाहिए। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है, और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत दोनों की देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता, वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता। मैंने पूर्व में बताया कि पत्रकार किसी भी समाचार पत्र का या न्यूज़ चैनल का कोई भी पत्रकार या संवाददाता, रिपोर्टर हर समय किसी घटना पर नहीं होता है। वह जाकर जब घटना हो चुकी होती है तब वहां पहुंचता है और तथ्यों के आधार पर वह समाचार को घटना स्थल पर पहुंचकर वह तथ्यों के आधार पर वहां पर उपस्थित लोगों के आधार पर समाचार को वही समाचार के 6 ककार, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन ककारों के आधार पर समाचार को सिद्ध करता है, संपादन करता है। यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वह खुद 10 लोगों के मरने का समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे इसकी पुष्टि करने के लिए 10 लोगों से
पुष्ट कराना पड़ता है, क्योंकि केवल पत्रकार की पुष्टि को ही आधार जनमानस नहीं मान सकता है जब तक जनता के लोग, वहाँ के उपस्थित लोग इसकी पुष्टि ना करते हैं। तो इस तरह से ये समाचार के 6 सिद्धांत थे और इन सिद्धांतों को मैंने आप लोगों को समझाया। आगे हम पत्रकारिता के अन्य आयाम, पत्रकारिता के प्रकार आदि बताएंगे। वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है, कार्टून कोना क्या होता है, रेखांकन या कार्टोग्राफर क्या होता है, इस विषय पर हम लोग अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे। हरिओम, नमो नारायण, सभी को पुनः आशीर्वाद।